तो पहले उन वर्ड्स को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, थियरी आगे और पीछे दोनों में, फर्स्ट चैप्टर में भी, पेपर में हाँ थोड़ा बहुत थियरी तो आएगा। और देखो मेन चीज क्या है ना कि अकाउंट्स में तुम बिना थियरी पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें थियरी पढ़ना जरूरी है। हाँ, तुम्हारा थियरी स्टार्ट किए बगैर मैंने जनरल एंट्री तुम्हें करवा दी है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए अकाउंट्स पढ़ने में। अब अकाउंट्स पढ़ने में तो इंटरेस्ट आ गया है, जनरल एंट्री बन रहा है तुम लोगों से, तो अब क्या करेंगे, हम थियरी पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो, तो कल जो हम पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर, इसमें हमने देखा था सबसे पहले एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी बोला जाता है। जैसे कि हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर हम मुकेश अंबानी और रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस एक एंटिटी है और मुकेश अंबानी एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है ना। उसी तरह से टाटा ग्रुप की बात करें और रतन टाटा की बात करें, तो रतन टाटा जो है वो इंडिविजुअल है और टाटा ग्रुप एक एंटिटी है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, हम क्या सोच के अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त हम ये सोचते हैं कि हम जो अकाउंटेंट हैं वो किसके अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ओनर के अकाउंटेंट नहीं है। हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। जब हम एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब वो सारा ट्रांजेक्शन जो एक बिजनेसमैन करता है। जैसे कि हम दुकान में कोई सामान खरीदने गए, लेट सपोज कि हमने ये इंक खरीदा, तो जो इंक का डब्बा है ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तुम अपने लिए पेन खरीदने गया, तो तुमने जो पेन खरीदा क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, उस सेलर के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को बेच रहे होते हैं, जब हम प्रोड्यूसर होते हैं, और तब जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक जरूरी चीज क्या है कि इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है, अगर पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा था अकाउंट। तो अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल चीजों का हम अकाउंट बना लेते हैं। जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कि हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देखा था, हमने कैटेगरी बना दिया था। और जब हम कोई चीज खरीदते थे तो उसका एक अकाउंट बना देते थे। जैसे मोबाइल खरीदा तो मोबाइल का अकाउंट बना दिए, हमने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट बना दिए, हमने गुड्स सेल किया तो सेल अकाउंट बना दिए। हम ऐसा क्यों करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स को सेग्रीगेट करने के लिए करते हैं, क्लासिफाई करने के लिए करते हैं, कि कल के डेट में जब हम लेजर बनाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, ओनर जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और जब ओनर अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने लायबिलिटी देखा था। तो ऐसा चीज जो हमें चुकाना पड़ता है, जो हमारे ऊपर बर्डन होता है ना। तो लायबिलिटी हमने दो टाइप का देखा था, एक करंट लायबिलिटी होता है और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी हमें विद इन ईयर चुकाना पड़ता है, विद इन ईयर पे ऑफ करना पड़ता है। लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटी होता है उसका क्या करना होता है, तो एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड मिलता है उसे चुकाने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा था एसेट्स। तो एसेट्स में हमने देखा तीन तरह का एसेट्स होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स, और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स का मतलब हो गया कि वो एसेट्स जो एक साल से कम चले। ठीक है, वो एसेट्स जो एक साल से कम चले वो हमारा करंट एसेट्स होते हैं। जैसे कि तुमने कपड़े खरीदे, है ना, तो तुम पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, ऐसा छोटा मोटा चीज जो एक साल से कम चलता है वो हमारा करंट एसेट्स होता है। हमने किसी को उधार में सामान बेच दिया तो वो जो सामने वाला डेटर बना ना, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स है। ठीक है, वहीं पे अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसा एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, हॉर्स हो गया, हॉर्स तो बोल ही दिया, बिल्डिंग है ना, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन क्या मोबाइल के सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, हम अपने वेबसाइट को, हम अपने गुडविल को, पेटेंट, कॉपीराइट, तो ये सारी चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। याद रहेगा, इंटेंजिबल एसेट्स। चलो, उसके बाद हमने देखा क्या, तो फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है,
तो देखो ये जब हम अभी एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिक्टिशियस एसेट्स और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साथ समझेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है? एक्सपेंडिचर मेनली दो टाइप का होता है और वैसे तीन टाइप का होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेनली दो टाइप का होता है वैसे तीन टाइप का होता है? तो दो टाइप का इसलिए होता है क्योंकि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से सुनना है, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, तुम्हें सुनते सुनते याद हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज्यादा चलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तुमने एक घर बनाया, क्या वो घर एक साल से ज्यादा चलेगा? चलेगा, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने एक टीवी खरीदा, क्या वो टीवी एक साल से ज्यादा चलेगा? चलेगा, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन वैसा खर्चा जो एक साल से कम चलता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तुमने एक कोक खरीदा और कोक का बोतल खरीद के पी लिया, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा तुम्हें, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या रेवेन्यू और क्या कैपिटल है। अगर हम कहीं पे घर जाते हैं, घर में रहना स्टार्ट करते हैं और उसके बदले रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो रेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना होता है? एक महीने का होता है। लेकिन हमने उस बिल्डिंग को ही खरीद लिया, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब हम बिल्डिंग खरीद लेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जब हम कहीं पे रेंट पे रहेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओला पे बाइक बुक किया, ओला पे कार बुक किया, कैब बुक किया, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुमने अपना कार खरीद लिया, वो क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम बात करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि विद इन 1 ईयर ही ये खत्म हो जाता है, लेकिन इसके खर्चे को हम 2-3 साल तक दिखाते हैं। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोला जाता है। वैसे दिखाते हैं इसे एसेट्स की तरह, लेकिन इस एसेट्स को बेच नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम रेंट पे करते हैं, रेंट, अच्छा हमने किसी कोई घर खरीदा, तो घर को हम बेच सकते हैं क्या? बेच सकते हैं, खरीद लिए हैं तो बेच सकते हैं। लेकिन अगर हमने घर नहीं खरीदा, हमने रेंट पे किया है, तो क्या उस घर को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बेच नहीं सकते। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्या करना पड़ता है? तो विद इन 1 ईयर राइट ऑफ कर लेना पड़ता है। अब एक बात समझो, ये जो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है, यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो दिखाने के लिए बस होता है कि ये एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इसको हम खींचते हैं 4 साल तक। एक साल से ज्यादा चलने वाले एसेट्स को कौन सा एसेट्स बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, यानी तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन चलता 1 साल से ज्यादा है। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट करवाया, तो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या हमें एक ही साल मिलेगा? नहीं, उसका बेनिफिट हमें बार बार मिलता रहेगा, 10 साल 15 साल, जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उस जो एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा, उस एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे को आगे खींच देते हैं, यानी कि हम 2 साल 3 साल 4 साल में राइट ऑफ करते हैं। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद क्या हमारे पास? उसके बाद है एक्सपेंस। तो देखो, एक देखा तुमने अभी एक्सपेंडिचर, और ये आ गया एक्सपेंस। हमने जब नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, तो नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो एक्सपेंस होता है ना, अब जैसे समझो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चीज था वो एक तरह का एक्सपेंस है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्या एक्सपेंस है और क्या एक्सपेंस नहीं है? तो हम पे करते हैं लेकिन बदले में कुछ रिटर्न नहीं आता है, वो एक्सपेंस है। अच्छा, एक बात होता, मैंने ये इंक खरीदा, मैंने सामने वाले को 30 रुपए दिए, बदले में मुझे ये इंक का बोतल दिया, क्या ये एक्सपेंस है? ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बदले में अगर कुछ आ रहा है तो एक्सपेंडिचर है। अच्छा, तुमने रेंट पे किया, तुमने रेंट पे किया, बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। जब हम कोई सर्विस खरीदते हैं और उसके बदले हम कुछ पे कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। अब एक्सपेंस कैसा होता है? तो एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है पोस्टपेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। अब इसमें 4 चीजें होती है। ठीक है, अभी तुम्हारे सर से ऊपर से जाएगा ये सब बातें मैं जो बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा बातें समझ में आ रहा होगा और आधे से ज्यादा बातें ऊपर से जा रहा होगा, इसीलिए तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कि तुम्हें अभी समझ में ना आए, तुम घर जाके एक बार फिर से इसको देख लेना, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट क्लास में, इसीलिए तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ऐसा लगेगा कहाँ बैठ गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाए कि हाँ चीजें है क्या। चलो देखो, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। पहले मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं और फिर अपना मोबाइल का यूज करते हैं, है ना,
कॉल वॉल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। और एक पोस्टपेड वाला होता है कि पहले यूज कर लो और उसके बाद पे कर दो, है ना। अब जैसे कि मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे एडवांस दे के पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं एडवांस में नहीं कर पाएंगे, हम आपको बाद में पे कर देंगे। तो जिसने एडवांस में पे किया वो कौन सा पैसा है मेरे लिए, वो एडवांस है, वो प्रीपेड है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसा मेरे पे नहीं आया है, यानी कि सामने वाले बच्चे ने नहीं दिया है, तो वो कौन सा खर्चा हो गया उसके लिए, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक तो बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वाह क्या दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग लग रहा है ना, क्या काम किया, आउटस्टैंडिंग काम किया। ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे बकाया। क्या होता है, बकाया, ठीक है। कि कोई खर्चा बकाया रह गया तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं। यानी कि तुम दुकान में अगर पहले पैसे पे करते हो और फिर सामान खरीदते हो तो वो क्या है, प्रीपेड है, ठीक है। और पहले सामान खरीद लेते हो और 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। याद रहेगा। हाँ पोस्टपेड अलग चीज हो जाता है, ठीक है। हाँ पोस्टपेड को भी तुम आउटस्टैंडिंग मान सकते हो, वो भी आउटस्टैंडिंग ही है कि हाँ हमने यूज कर लिया, पेमेंट करना अभी बाकी है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, 4 चीजें आता है। ये तो बहुत मुश्किल चीज है समझना, वैसे तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, मैं लिख के दिखाता हूं। इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन। हाँ इनकम भी वैसा ही होता है, रेवेन्यू भी वैसा ही होता है, प्रॉफिट भी उसी के जैसा होता है और गेन भी उसी के जैसा होता है। चारों एक जैसा दिखता है ना। अब इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है और गेन क्या है, ये समझो। जैसे कि मैं एक दुकानदार हूं, मैं स्टेशनरी का दुकानदार हूं, ठीक है। अगर मैं, अच्छा मेरा एग्जांपल छोड़ो, हम जेठालाल को बीच में लाते हैं। जेठालाल का किस चीज का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। तो जेठालाल टीवी बेचा, टीवी बेच के जितना पैसा है वो क्या है, उसका रेवेन्यू है, ठीक है। फिर उसने फ्रिज बेचा, फ्रिज बेच के जितना पैसा है वो क्या है, वो भी रेवेन्यू है। मोबाइल बेचा, मोबाइल बेच के जितना पैसा आया वो भी रेवेन्यू है। अब हम सारे जितने भी चीज है ना सबको इंक्लूड कर दिए, सबको इकट्ठा कर दिए और हमने टोटल कर दिया, तो वो हमारा क्या है, वो इनकम है। यानी कि सारे रेवेन्यू को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या बनता है, हमारा इनकम बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट तो तुम्हें पता होगा कि जितने हमने खरीदा है उसमें से जितने में हमने बेच दिया, यानी कि जितने हमने बेचा उसमें से जितने में खरीदा है उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेट सपोज कि तुमने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, है ना, और 15 का बेच दिया, तो कितना बचा, 5 रुपया, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 3 चीज तो समझ में आ गया कि किसी एक इंडिविजुअल चीज को बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज को बेच के जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू है। जब हम 4-5 चीजों के अलग अलग रेवेन्यू को ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बनता है, इनकम बनता है। अगर कोई बंदा एक ही चीज बेच रहा है, पूरी जिंदगी एक ही चीज बेच रहा है, पूरे महीने एक ही चीज बेचा है, तो उसके लिए वही रेवेन्यू है और वही इनकम है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो यही मेरा रेवेन्यू भी है और यही मेरा इनकम भी है। लेकिन मैं एक पंडित जी ठहरा और मैं किसी का शादी करवा दिया, उससे मुझे दक्षिणा मिल गया, तो ये क्या है, ये भी मेरे लिए रेवेन्यू है। लेकिन दोनों रेवेन्यू को जब हम ऐड कर देंगे तब जाके मेरा इनकम बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आता है गेन। ये गेन क्या होता है, तुमने खरीदा था यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा था। जैसे कि एक जमीन है, जमीन तुमने किसके लिए खरीदा, अपने लिए खरीदा, और उस जमीन को बेच दिया। तो उस जमीन को बेच के जो हमारे पास पैसा आया ना, वो क्या हुआ, वो गेन हुआ। अगर हमने बेचने के लिए ही खरीदा था और हमने बेच दिया तो वो क्या है, वो रेवेन्यू है। हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा था फिक्स एसेट्स, हमने यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स खरीदा था और उसको बेच दिया हमने, तो क्या हो गया, हमारे लिए गेन हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने एक सोने का चेन खरीदा गर्दन में पहनने के लिए, लेकिन वो चेन मेरे दोस्त को पसंद आ गया, वो बोला कि ये चेन मुझे बेच दे, मैंने तो बेच दिया। अब जो मेरे पास पैसे आए वो रेवेन्यू हुआ या गेन हुआ, वो गेन हुआ, ठीक है। चारों चीजों में समझ में आया डिफरेंस। अब ये डिफरेंस तुम किसी से भी जाके पूछ लो, कोई नहीं जवाब दे पाएगा, तो किसी से भी पूछ लेना। चलो आगे देखो, अब आता है परचेज। अच्छा लॉस तो पता होगा तुम्हें, लॉस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, है ना। लॉस कैसे हो सकता है, तो तुम
किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लॉस हो गया। तुम्हें पता है ट्रक ड्राइवर लोग रात को हाईवे पे कैसे ट्रक चलाते हैं? फुल स्पीड में तो चलाते हैं। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ट्रक के केबिन में एक ईंट रखते हैं, है ना। अब बोलोगे ईंट क्यों रखते हैं? तो वो क्या करते हैं, बैठते हैं मस्त पलथी मार के, और जो ईंट होता है उसको एक्सीलेटर पे रख देते हैं। अब एक्सीलेटर पे ईंट रखा हुआ है तो गाड़ी चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास स्पीड में चल रहा है, और खुद पलथी मार के बैठा हुआ है। तो तुमने कुछ सामान खरीदा, मान लो कि तुमने एक शिपमेंट खरीदा, 2 करोड़ का शिपमेंट है तुम्हारा, 2 करोड़ का गुड्स है, ठीक है। और उसको क्या कर दिया, उसको बोला ड्राइवर, और उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया तुमने। अब 2 करोड़ का शिपमेंट वो ट्रक ड्राइवर लेके आ रहा था, रास्ते में एक डिवाइडर था, मोड़ था, उसने देखा नहीं, ट्रक के उस पे ईंट रखा हुआ है, ब्रेक मार नहीं पाया वो, और ड्राइवर डिवाइडर तोड़ के पानी में छलांग लगा दिया, ठीक है। ड्राइवर खुद कूद के भाग गया, लेकिन तुम्हारा 2 करोड़ का सामान क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो ये है हमारा लॉस। लॉस कई तरह के हो सकते हैं, एक एबनॉर्मल लॉस होता है और एक नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तुम ग्लास का बिजनेस करते हो, शीशे का बिजनेस करते हो, थोड़ा मोड़ा टूट फूट हो रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। पूरा का पूरा ट्रक पानी में कुदा दिया, वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब होता है परचेज। तो परचेज क्या होता है, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना तो उसको परचेज बोला जाता है। यानी कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज बोला जाता है, और खरीदे हुए गुड्स को जब हम वापस कर देते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बोला जाता है। मान लो कि तुमने 200 यूनिट कोई चीज खरीदा और उसमें से 10 यूनिट खराब निकला, तुमने उस 10 यूनिट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो तुमने जो 10 यूनिट रिटर्न किया वो क्या बना, परचेज रिटर्न, ठीक है। या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। आगे क्या है, आगे है सेल्स। तो जब हम अपने गुड्स को सेल कर देते हैं तो वो सेल्स कहलाता है, बेच देते हैं सेल्स कहलाता है। और बेचा हुआ सामान जब वापस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, या नहीं तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। बेचा हुआ सामान गया बाहर और बाहर से अंदर वापस आ गया तो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, तो वही काम कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करके हमने जितना पैसा कमाया ना, वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जैसे जेठालाल टीवी बेचता है, फ्रिज बेचता है, एसी बेचता है, इन सब को बेच के उसने जितना पैसा कमाया वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बाद मैंने जितना पैसा कमाया, ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगला क्या है, अगला है गुड्स। तो गुड्स क्या होता है तुम्हें पता है, जिस चीज में हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, वो हमारे लिए गुड्स है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक घड़ी की कंपनी है और उस घड़ी के दुकान में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, तो इसमें गुड्स क्या है, स्क्रीन है या घड़ी है, घड़ी गुड्स है, ठीक है। और वो जो स्क्रीन है वो क्या है, वो एसेट्स है, ठीक है। जेठालाल के दुकान में स्क्रीन एसेट्स है या गुड्स है, गुड्स है, क्योंकि वो स्क्रीन बेचता है, टीवी बेचने का काम करता है। एक ट्रक के शोरूम में एक ट्रक गुड्स है या एसेट्स है, गुड्स है, क्योंकि वो उस चीज में डील कर रहा है। तो समझ में आया, गुड्स क्या होता है, जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज का हम सेल परचेज करते हैं, वो गुड्स होता है, और बाद बाकी चीजें एसेट्स होती है। स्टॉक, और या फिर उसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री। तो स्टॉक क्या होता है, तो हम जिस चीज में डील करते हैं वो स्टॉक होता है। मतलब कि उस चीज का जो हमारे गोडाउन में जितना सामान पड़ा हुआ है, सबको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। अब स्टॉक जो होता है ना, वो 2-3 तरह का हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, यानी तो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, कि हम थोड़ा बहुत काम किए और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। और तीसरा क्या हो सकता है, फिनिश गुड्स की पूरी तरह से रेडी स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। अब अगला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पता है क्या होता है, हमने किसी को उधार में सामान बेचा और उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, तो वो क्या है, हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। चलो, तो ट्रेड रिसीवेबल को डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ट्रेड पेबल क्या है, तो हमने किसी से उधार में सामान खरीदा है, वो ट्रेड पेबल है। रिसीवेबल मतलब जिससे पैसे वापस हमें मिलना है ना, वो रिसीवेबल है, और जिसको हमें वापस पेमेंट करना है वो पेबल होता है, याद रहेगा। और उसके बाद आता है कॉस्ट। तो जितने में हम किसी चीज को खरीदते हैं या जितने में किसी चीज को बनाते हैं, वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। और उसके बाद क्या है, हमारा वॉचर है। तो जब तुम कोई सामान खरीदते हो तो बदले में बिल मिलता है, तो वही वॉचर होता है। वॉचर अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। और डिस्काउंट तो तुम्हें पता ही है, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से,
हाँ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सेकेंड चैप्टर का बेसिक वो कीवर्ड्स। इसको तुम्हें समझ में याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस तरह के और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आगे आते रहेंगे, मैं तुम्हें बताते रहूंगा। ठीक है, चलो एक बार क्या करो ना, इनको रीड कर लो, मैंने जितना पढ़ाया है अभी इनको एक बार रीड करो, और जो जो समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन करना।